नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, चूंकि अपना परिवार है और मुझे लगता है कि मेरा शिकायत मैं कर सकती हूँ। अगर मैं आपसे हक से कोई बात कहती हूँ तो मुझे लगता है कि आप लोग ज़रूर मानेंगे। मुझे सबसे बड़ी शिकायत ये है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। आप कमेंट करके ये नहीं बताते हैं कि आखिर आपको वारदात या चैनल कैसा लगता है और क्या कमी पेशी है जिसको दूर किया जा सकता है। यही एक शिकायत है और मुझे लगता है कि आप लोग चूंकि मेरे इस परिवार के सदस्य हैं तो आप लोग समझेंगे इस बात को कि इतनी मेहनत के बाद मैं आपके सामने आती हूँ एक वारदात लेकर, और जब उसमें मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता है तो तकलीफ होती है। मैं चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जरूर करें। आखिर ये तो बताएं मेरी जो मेहनत है उस मेहनत में अभी क्या कमी पेशी है, क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। मैं चाहूँगी कि आप इस बात को समझेंगे और कमेंट जरूर करेंगे मुझे। तो चलिए, मैं इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट्स का। और इसके साथ ही सिलसिला आज की वारदात का। 23 जून 2018 को दिल्ली का एक पॉश एरिया, मेट्रो स्टेशन, कैंट का मेट्रो स्टेशन, कैंटोनमेंट एरिया शुरू होता है, आर्मी का कैंटोनमेंट एरिया। वहाँ पर एक लाश मिलती है, एक महिला की लाश मिलती है। और इस बात से आसपास के इलाके में सनसनी फैल जाती है क्योंकि वो एरिया ऐसा था जो बेहद सुरक्षा वाला एरिया था। और वहाँ पर एक लेडी की लाश मिलना, वहाँ पर एक लाश मिलना और वहाँ पर लाश का खुलासा मर्डर के रूप में होना बहुत बड़ी बात थी। और जब ये बात सिलसिलेवार खुलती है तो पता चलता है कि ये एक हाई प्रोफाइल केस है। अब क्या था वो केस, कौन थी वो महिला, और चूंकि हाई प्रोफाइल था केस तो आखिर वो केस क्या था और किसने की हत्या, इस वारदात के बारे में आज जानेंगे हम आज की वारदात में। तो दोस्तों बने रहिए एंड तक, क्योंकि जैसे ही ये केस खुलेगा और स्टेप बाय स्टेप जब ये केस ओपन होता चला जाएगा तो आप लोग भी इस वारदात को सुनकर हिल जाएंगे। जरूरी नहीं है कि एक लेबर क्लास ही ये जुर्म कर सकती है। एक ऐसा हाई प्रोफाइल केस जिसने दिल दहला, जिसने भी सुना उसका दिल दहल गया। तो आखिर क्या है ये वारदात, चलिए आज जानते हैं इसको सिलसिलेवार। वारदात शुरू करने से पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने इस परिवार में पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और इसके अलावा बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही आपकी वारदात के बारे में या चैनल के बारे में कोई भी राय है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वारदात। दिल्ली में एक एरिया है कैंट मेट्रो स्टेशन, कैंटोनमेंट एरिया, आर्मी जो कैंटोनमेंट एरिया है उसके पास ही। वहाँ पर 23 जून 2018 को 1 बजे के समथिंग कुछ लोग वहाँ से गुजर रहे थे तो देखते हैं कि रोड के साथ ही एक लाश पड़ी हुई है खून से लथपथ। अब वो टाइम ना लेते हुए वहाँ पर जो गुजरते हुए लोग हैं वो पुलिस को फ़ोन करते हैं। जब पुलिस को फ़ोन करते हैं पुलिस मौका वारदात पर आती, चूँकि एरिया ऐसा था जो बेहद सुरक्षा वाला एरिया था। पुलिस जब मौका वारदात पर आती है तो पहली नज़र में ही देख के लग रहा था कि हिट एंड रन केस है। किसी महिला की लाश थी, बिल्कुल साफ था, और इसके अलावा कोई कार या कोई भी व्हीकल आया होगा और वो टक्कर मार के चला गया होगा। तो पहली ही नज़र में जो था केस वो क्लियर था कि हिट एंड रन केस है। इसके बाद चूंकि एरिया की नज़ाकत को देखते हुए, केस की नज़ाकत को देखते हुए पुलिस जो है वो फौरन फॉरेंसिक टीम को भी कॉल कर देती है। वो भी मौका वारदात पर पहुंचती है और मौका वारदात पर पहुंचने के बाद कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर होती हैं। पहली चीज़, फॉरेंसिक टीम जो है जब पहली इन्वेस्टिगेशन करती है तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन में ही वो क्लियर कर देती है कि ये हिट एंड रन केस नहीं है, इट्स अ मर्डर केस। और उसका रीज़न ये था कि जब वो देखते हैं केस को तो उसमें नो डाउट गाड़ी से उसको मारा गया है, गाड़ी के निशान भी थे, लेकिन इसके अलावा उस महिला के गले में तेज धारदार हथियार से कट का निशान भी था। इससे जो फॉरेंसिक टीम है, इससे फॉरेंसिक टीम जो है वो क्लियर कर देती है कि ये हिट एंड रन केस नहीं है, मर्डर केस है। दूसरा पुलिस को डाउट होता है कि कहीं ये लूटपाट का या असॉल्ट का, सेक्सुअल असॉल्ट का केस तो नहीं है। तो वो भी थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन में ये पता चल जाता है कि वो लूटपाट का मैटर नहीं है, सेक्सुअल असॉल्ट का भी मैटर नहीं है। उसका रीज़न ये होता है कि उस महिला ने काफ़ी जेवर पहने हुए थे और वो जेवर काफ़ी महंगे भी थे, जो कि देखने से ही लग रहा था कि किसी रॉयल फैमिली से वो महिला बिलोंग करती है। और इसके अलावा उनके कपड़ों से और सारी चीज़ों से ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। अब इसके बाद पुलिस जो है, पुलिस लाश को अस्पताल ले जाती है पोस्टमार्टम के लिए, और इसके साथ ही आसपास पूछा जाता है, लेकिन आसपास किसी को भी नहीं पता है कि ये महिला कौन है और किसी ने वहाँ पर कत्ल होते हुए भी नहीं देखा।
अब इसके बाद पुलिस क्या करती है कि जो लाश है लाश की फोटोग्राफ्स लेती है और फोटोग्राफ्स आसपास के पुलिस थानों में, सभी पुलिस थानों में भेज दी जाते हैं। और उसके बाद वो इंतज़ार करती है कि आखिर ये महिला है कौन, इसके बारे में कुछ तो पता चले। मिसिंग केस भी चेक किए जाते हैं, पर किसी भी पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेन नहीं थी। अब पुलिस इंतज़ार कर रही होती, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। उसी दिन सेम डे 23 जून को ही शाम को 4 बजे पुलिस वालों के पास एक खबर आती है कि लाश की पहचान हो चुकी है। हुआ ये कि दिल्ली में ही नारायण पुलिस स्टेशन है, नारायण पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति जाता है और कहता है कि मेरी जो पत्नी है वो दोपहर से मिसिंग है और मैं उसको तलाश कर रहा हूँ लेकिन वो मिल नहीं रही है, तो मुझे उसकी मिसिंग कंप्लेन लिखवानी है। अब पुलिस वाले जो हैं वो सबसे पहले जो फोटोग्राफ्स थोड़ी देर पहले उनके पास आई थी वो फोटोग्राफ्स दिखाते हैं। जैसे ही वो फोटोग्राफ्स देखते हैं वो व्यक्ति पहचानता है और कहता है हाँ ये मेरी ही पत्नी है। और इसके बाद वो घबराने लग जाता है। अब पुलिस कहती है कि तुम्हारी पत्नी कैसे गई, कहाँ गई, जरा ये बताएंगे। एक्चुअल में जो मिसिंग कंप्लेन लिखवाने वाला व्यक्ति था वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, आर्मी के मेजर अमित द्विवेदी थे। और जिसकी फोटोज पुलिस ने दिखाई थी वो कोई और नहीं, उनकी पत्नी शैलजा द्विवेदी थी। अब पुलिस उनसे पूछती है कि आखिर आपकी पत्नी जो है हुआ क्या था और कहाँ से मिसिंग थी। तो कहते हैं कि दरअसल मेरी पत्नी का कुछ दिन पहले ही एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट के बाद उनके पैर में लगातार दर्द हो रहा था। दर्द होने की वजह से वो आर्मी हॉस्पिटल जो है वो वहाँ पर इलाज के लिए जाती थी और इसके बाद ही डॉक्टर ने उनको कुछ दिनों के लिए फिजियोथेरेपी करवाने की सलाह दी थी और इसी करके वो डेली फिजियोथेरेपी के लिए आर्मी हॉस्पिटल जाती थी। आज भी 12 बजे के समथिंग जो हमारी आर्मी की तरफ से जो हमें गाड़ी मिली हुई है उस गाड़ी में ड्राइवर उनको छोड़कर आता है और एक निर्धारित समय तय होता है कि इस समय पर ड्राइवर उनको ले जाएगा। जब निर्धारित समय पर ड्राइवर वहाँ जाता है तो वहाँ से पता लगता है, डॉक्टर बताते हैं कि आज तो जो शैलजा द्विवेदी हैं वो तो आई ही नहीं है। जब ये बात ड्राइवर सुनता है तो ड्राइवर फिर फ़ोन करके अपने मालिक को बताता है। जब मेजर द्विवेदी को पता लगता है तो फिर वो परेशान हो जाते हैं और वो शैलजा द्विवेदी के दोस्तों से और रिश्तेदारों से पूछने लग जाते हैं, लेकिन कहीं से भी कुछ भी पता नहीं चलता। इसके बाद फिर जो मेजर द्विवेदी हैं, मेजर द्विवेदी नारायण पुलिस थाने आते हैं और रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। अब पुलिस वाले जो हैं पुलिस उनको अस्पताल लेकर जाती है जहाँ पर बॉडी की शिनाख्त हो जाती है, लाश की शिनाख्त हो जाती है कि ये शैलजा द्विवेदी ही है। अब यहाँ तक तो बात समझ में आती है। उसके बाद अमित द्विवेदी जी से पूछा जाता है कि आखिर आपको किसी पर शक है? तो कहते हैं हाँ, मुझे एक व्यक्ति पर शक है जो काफ़ी टाइम से शैलजा द्विवेदी को परेशान कर रहा था। जब उस व्यक्ति का नाम आता है तो पुलिस एक बार फिर चौंकती है और वो नाम कोई और नहीं था, आर्मी के ही एक और मेजर निखिल रॉय हांडा का था। जब ये नाम सुनते हैं तो पुलिस फिर चौंकती है और पुलिस कहती है कि आखिर आपको इन पर शक क्यों है? तो कहते हैं कि ये मेजर निखिल जो है, मेजर निखिल काफ़ी समय से मेरी पत्नी को परेशान कर रहे थे। उनको न फालतू का फ़ोन करते हैं और फालतू की उनको तंग करते थे। जब ये चीज़ पुलिस सुनती है तो अब पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करना शुरू कर देती है। वो सबसे पहले उस जगह जाते हैं अस्पताल जाते हैं। अस्पताल के जो सीसीटीवी कैमरास खंगाले जाते हैं तो उसमें एक चीज़ क्लियर होती है कि जैसे ही आर्मी की वो गाड़ी आती है, शैलजा द्विवेदी गाड़ी से नीचे उतरती हैं, लेकिन गाड़ी के अंदर जाने की बजाय वो वहीं पर खड़ी हो जाती हैं और जैसी वो गाड़ी जाती है उसके साथ ही एक सिल्वर कलर की होंडा सिटी वहाँ पर आके रुकती है और एक व्यक्ति जो है वो गाड़ी से बाहर निकल के आता है। अब जब व्यक्ति बाहर निकल के आता है तो जो मेजर द्विवेदी है, मेजर द्विवेदी से उस व्यक्ति की पहचान कराई जाती है तो वो पहचान करते हैं कि हाँ यही मेजर निखिल हांडा है। अब इसके बाद पुलिस जो है वो निखिल हांडा का मोबाइल नंबर लेती है और मोबाइल नंबर से सबसे पहले जो शैलजा द्विवेदी का मोबाइल नंबर लेती है और निखिल का मोबाइल नंबर लेती है। दोनों के नंबर की सीडीआर निकलवाई जाती है और लोकेशन निकलवाई जाती है। तो पता चलता है कि जिस समय 12 बजे से लेके और 1 बजे तक जो निखिल और शैलजा द्विवेदी दोनों की जो लोकेशन है वो एक ही जगह की दिखाती है। और इसके अलावा 10 बजे से लेके 12 बजे तक निखिल ने कई बार शैलजा को कॉल भी किया था और उन दोनों की बात भी हुई थी। जब ये चीज़ पुख्ता हो जाती तो कहीं ना कहीं जो शक था मिस्टर द्विवेदी को वो कंफर्म हो जाता है कि शैलजा के मर्डर में कहीं ना कहीं निखिल हांडा का हाथ है। इसके बाद पुलिस ज़्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले तो अपनी जो पुलिस टीम है उनको 6 टीमों में डिवाइड करती है और 6 टीमों में से एक टीम को वो कहती है कि आप मेरठ की तरफ जाओ और मेरठ की तरफ जाते हुए जितने भी टोल नाके हैं उनमें जितने भी सीसीटीवी हैं उनमें कैमराज में देखो कि कहीं वो कार जो है वहाँ दिखती है।
पुलिस की टीम जो है वो मेरठ के लिए रवाना होती है और इसके साथ ही वो चेक करती चली जाती है। एक टोल नाके में सीसीटीवी में वो कार जो है वो कैद होती है मेरठ की तरफ जाते हुए। तो इसका मतलब कंफर्म था कि जो निखिल हांडा है वो मेरठ की तरफ गया है। अब पुलिस टाइम ना लेते हुए मेरठ कैंटोनमेंट एरिया पहुंचती है। वहां पर जाके पूछा जाता है कि वहां के हिसाब से निखिल हांडा गए थे और इसके बाद ही वहां से वो निकल चुके हैं। अब पुलिस जिस लोकेशन में वो निकले थे उस लोकेशन को फॉलो करना शुरू कर देती है, क्योंकि वहां से पता लगता है निखिल के पास एक और नंबर है। जब उस नंबर का पता लगता है तो उस नंबर की जो लोकेशन है, लोकेशन ट्रेस करते करते पुलिस उस रूट पर चल पड़ती है। ज़्यादा समय नहीं लगता है, देखते हैं कि होंडा सिटी कार जो है वो आगे जाती हुई दिखाई देती है। अब पुलिस की जो कार है वो ओवरटेक करती है उस होंडा सिटी को और उसके बाद निखिल हांडा को अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करके निखिल हांडा को दिल्ली वापस लेकर आया जाता है और दिल्ली वापस लेकर आने के बाद निखिल हांडा से पूछताछ शुरू होती है। जब पूछताछ की जाती है तो सबसे पहले तो निखिल हांडा जो है वो कत्ल को स्वीकार ही नहीं करते। वो बिल्कुल मना कर देते हैं कि मैं दिल्ली आया ही नहीं हूँ, मेरा इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब पुलिस उनको सीसीटीवी दिखाती है, उनको उनकी लोकेशन दिखाती है, सीडीआर दिखाती है, तब फिर निखिल ज़्यादा टाइम नहीं लगता और निखिल हांडा जो है अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। और उसके बाद वो एक ऐसी कहानी बताते हैं कि उन्होंने शैलजा द्विवेदी का कत्ल क्यों किया। जब वो कहानी बताते हैं तो जिसने भी सुना वो चौंक गया। और आई होप आप लोग भी जब ये कहानी को सिलसिलेवार सुनेंगे ना तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। मेजर निखिल बताते हैं कि उनकी 2015 में पहली बार शैलजा द्विवेदी से जो मुलाकात हुई थी नागालैंड के दीमापुर में हुई थी। वहाँ पर अमित द्विवेदी जो हैं वो अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ रहते थे। उनकी पोस्टिंग वहाँ नागालैंड में दीमापुर में थी और सेम वहीं पर पोस्टिंग मेजर निखिल हांडा की दीमापुर में ही थी। अब दोनों जो मेजर थे दोनों की दोस्ती हो जाती है, दोनों की मुलाकातें होती हैं। तो कहीं ना कहीं अब चूंकि अमित द्विवेदी जो है वो अपनी फैमिली के साथ रह रहे थे लेकिन निखिल हांडा वहाँ पर अकेले रह रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो होम सिकनेस सी फील होती रहती है। इस चीज़ को अमित द्विवेदी जो है भली भांति समझते भी थे। एक बार वो निखिल हांडा को डिनर पर इनवाइट करते हैं और अपने घर लेकर आते हैं। जब अपने घर लेकर आते हैं तो पहली बार निखिल की मुलाकात शैलजा द्विवेदी से होती है। यहाँ पर मैं आपको शैलजा द्विवेदी के बारे में बता दूं, शैलजा द्विवेदी जो है बेहद खूबसूरत महिला, अमृतसर की रहने वाली, और इसके अलावा उन्होंने काफ़ी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट भी किया और काफ़ी ब्यूटी कॉन्टेस्ट उन्होंने जीते भी, तो बेहद खूबसूरत। अब निखिल हांडा की जो है शैलजा द्विवेदी से बातचीत होना शुरू हो जाती है और बातचीतें जो है वो काफ़ी क्लोज रिलेशन में तब्दील हो जाती हैं। क्लोज रिलेशन इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा उनकी बातें होने लग जाती हैं। शुरुआती में तो उनकी टेलीफोनिक बात होती है, इसके बाद उनके बीच में वीडियो कॉल शुरू हो जाता है। अब वो अक्सर वीडियो कॉल करते हैं लेकिन वो समय पर वीडियो कॉल करते हैं जब मेजर अमित अपनी ड्यूटी पर होते हैं। और इस तरीके से 2015 से ये मैटर जो है 2018 तक चलता है। लेकिन 2018 के शुरुआती मंथ में एक दिन अमित द्विवेदी को इस रिलेशन के बारे में पता लग जाता है। जब इस रिलेशन के बारे में पता लगता है तो अमित द्विवेदी शैलजा द्विवेदी को डांटते भी हैं, समझाते भी हैं और उनको हिदायत देते हैं कि आज के बाद निखिल हांडा से ना तो बात करने की ज़रूरत है ना मिलने की ज़रूरत है। इसके अलावा वो निखिल हांडा को भी मिलते हैं और उसको भी समझाते हैं कि आज के बाद शैलजा द्विवेदी से मिलने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उनको कॉल करने की ज़रूरत है। इसके बाद कुछ समय तक शैलजा जो है वो निखिल हांडा से दूरी मेंटेन कर लेती है और उनसे कोई बातचीत नहीं करती। लेकिन फिर उनकी बातों का सिलसिला चल पड़ता है। इसके बाद ही ज़्यादा ही टाइम नहीं होता है और अमित द्विवेदी का जो ट्रांसफ़र है वो दिल्ली के कैंटोनमेंट एरिया में हो जाता है और वो लोग दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं। वहीं मेजर निखिल का जो ट्रांसफ़र है वो मेरठ कैंटोनमेंट एरिया के लिए हो जाता है और वो मेरठ चले जाते हैं। लेकिन वो शैलजा को नहीं भूलते, वो शैलजा से लगातार बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनको एक चीज़ नोटिस होती है कि अब जो शैलजा है, शैलजा उनके साथ पहले जैसा बर्ताव नहीं करती, पहले जैसा बिहेवियर नहीं करती। शैलजा उनको इग्नोर करने लग गई है। कई बार तो ऐसे होता था कि वो कई दिन शैलजा को फ़ोन लगाते थे, शैलजा फ़ोन नहीं उठाती थी। और उसके बाद ये हालत हो गई कि शैलजा ने निखिल हांडा का फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। इस बात से निखिल हांडा जो है वो बहुत परेशान रहने लग गए। इसके बाद उनको पता चलता है कि शैलजा का जो है वो एक्सीडेंट हुआ है और उसके बाद वो इलाज के लिए आर्मी हॉस्पिटल में जाती है और इसी के चलते वो दिल्ली आते हैं और दिल्ली में आर्मी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने लग जाते हैं माइग्रेन के लिए कि उनको माइग्रेन है। इसके अलावा उनका मकसद सिर्फ इतना था कि वो शैलजा से मिलना चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद भी शैलजा द्विवेदी से उनकी मुलाकात नहीं होती और इसके बाद वो अपने बेटे को
एडमिट करवाते हैं आर्मी हॉस्पिटल में, ये कह के कि उनका बेटा बीमार है, जबकि उनके बेटे को कुछ हुआ ही नहीं था। और उसके बाद वो अपने बेटे को वहाँ एडमिट करवाते हैं और उसका इलाज करवाने लग जाते हैं, और इसी के चलते वो अस्पताल में रुकने की परमिशन ले लेते हैं और वहीं अस्पताल में रहने लग जाते हैं। और इस तरीके से उनकी एक दिन शैलजा द्विवेदी से मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद दोनों के बीच में बात होती है और इसके बाद फिर दोनों के बीच में बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। लेकिन अब निखिल जो है शैलजा द्विवेदी को फोर्स करते हैं कि तुम अपने हस्बैंड को छोड़ दो, मैं अपनी वाइफ को छोड़ दूंगा और हम दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर शैलजा कहती है कि तुम मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो सकते हो, मेरे बेस्ट फ्रेंड हो सकते हो, लेकिन मैं अमित द्विवेदी को नहीं छोड़ सकती, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। इस बात को लेकर निखिल जो है वो बहुत परेशान रहने लग जाता है। अब बात आती है जब निखिल को ये कंफर्म हो जाता है कि शैलजा किसी भी तरीके से नहीं मानने वाली है, तो फिर बात आती है 23 जून 2018 की। इस टाइम पर निखिल जो है वो डिसाइड करके बैठे थे कि अगर शैलजा जो है उनकी नहीं हो सकती तो वो किसी और की भी नहीं होने देंगे, और वो लास्ट चांस लेना चाहते हैं। 22 तारीख को वो शैलजा को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि तुमने हॉस्पिटल जाना है फिजियोथेरेपी के लिए, तो वहाँ पर तुम मुझसे ज़रूर मिलना। शैलजा द्विवेदी जो है वो मान जाती हैं और आखिरी बार मिलने का प्रॉमिस लेती हैं। 23 तारीख को निर्धारित समय के अनुसार वो हॉस्पिटल पहुंचती हैं और हॉस्पिटल में अंदर ना जाके वो बाहर ही निखिल का वेट करने लग जाती है। जब निखिल हांडा बाहर आता है तो उसके बाद उनके बीच में बातचीत होती है और उसके साथ ही वो उसके साथ चल पड़ती है। कुछ किलोमीटर दूर ही जाते हैं कि उनके बीच में बातचीत होती है और निखिल कहते हैं, और उसी कार में बैठे बैठे निखिल जो है अपनी पत्नी को फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे डाइवोर्स ले रहा हूँ क्योंकि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। अब इसके बाद वो शैलजा से कहते हैं कि तुम भी अपने पति को छोड़कर मुझसे शादी कर लो, हम दोनों शादी कर लेंगे और अच्छी सी ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन शैलजा जो है यहाँ पर मना कर देती है। वो कहती है मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो सकते हो, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती, इसलिए हमारी शादी नहीं हो सकती। जब ये बात निखिल सुनता है तो आग बबूला हो जाता है और उसको ये चीज़ बर्दाश्त ही नहीं होती। उनके बीच में झगड़ा इतना बढ़ जाता है और उसके बाद वो अपने साथ लाए हुए चाकू से शैलजा का गला काट देता है। गला काट देता है, खून बहने लग जाता है और वहीं पर ही शैलजा जो है वो दम तोड़ देती है। अब उसके बाद निखिल को ये चीज़ समझ आ रही थी कि कार में लाश को लेकर नहीं घूम सकते। वो थोड़ी दूर और जाता है और एक सुनसान सा एरिया देखकर शैलजा की जो लाश है वो वहीं नीचे गिरा देता है और उसके बाद कार से कई बार उसको टक्कर मारता है ताकि हिट एंड रन केस लगे और वो पकड़ा ना जाए। लेकिन इसके बाद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को सलाम, और ज़्यादा नहीं तो और 24 घंटे में निखिल हांडा जो है वो पकड़ा जाता है। अब निखिल हांडा जो है अपनी दलील देते हुए कहते हैं कि ये इंटेंशनली मर्डर नहीं था, ये तो अचानक ही गुस्सा आया और इसके बाद वो मर्डर हो गया। लेकिन पुलिस जब आके इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि ये इंटेंशनली मर्डर था, क्योंकि जब ये चाकू खरीदे गए थे तो 2-3 दिन पहले ही ये चाकू खरीद कर निखिल हांडा ने अपनी कार में रखे थे। दूसरी चीज़, निखिल हांडा ने जो है वो गूगल पर सर्च किया था हाउ टू किल समबडी। इसके अलावा यूट्यूब पर उन्होंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे, क्राइम वीडियोस देखे थे कि किसी को कैसे मारा जाता है और मारने के बाद कैसे बचा जाता है। इसके अलावा उन्होंने गूगल पर सर्च भी किया था कि हाउ टू एस्केप आफ्टर किलिंग समवन। तो इस तरीके से जब सारी चीज़ें सामने आती हैं तो ये पता चलता है कि ये जो मर्डर था ये मर्डर इंटेंशनली था, अनइंटेंशनली नहीं था। इसके बाद पुलिस निखिल हांडा को गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस हिरासत में भेज देती है। अभी की अपडेट जो यही है कि निखिल हांडा जो है वो पुलिस कस्टडी में है और केस जो है वो कोर्ट में चल रहा है। अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया है, लेकिन जैसे ही कोई डिसीजन आएगा आप लोगों तक अपडेट ज़रूर पहुंचेगा। तो ये थी पूरी वारदात। तो दोस्तों एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि मर्डर, किलिंग और क्राइम मेंटालिटी कहीं भी हो सकती है, किसी भी माइंड में हो सकती है। जैसे कि इस केस में आपने देखा। इस केस में मैं कोई कमेंट नहीं करूँगी, इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट्स का और जानना चाहूँगी कि आपका इस वारदात के बारे में क्या राय है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं फिर मंडे को एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।